Hello everyone. Good evening. Welcome to Q&A class. My name is Dr. Meghna Garg and I am biology faculty at Q&A. So before I begin the class, please confirm whether am I audible or not. Yes, Am I ma'am, you are audible? audible. Okay, thank you for responding, Shubhajit. So now today we will be talking about sexual reproduction in flowering plants, particularly which topic? तो आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट करेंगे. डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. तो अगर आपको Yes, उसमें से कोई भी डाउट्स हैं, एनी डाउट शुभजीत? no, ma'am. Okay, so today we are going to move ahead with development of female gametophyte. प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले? तो देखो आपको माइटोसिस और मियोसिस इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए. सिंस यू आर इन क्लास 12th, सो आई एक्सपेक्ट यू कि आपने क्लास 11th के भी इनके बारे में पढ़ लिया होगा. बट जस्ट टू यू नो री रिवाइज थिंग्स, माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें जो प्लॉइडी लेवल यानी जो क्रोमोसोम का नंबर सेल का इनिशियली होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ओके दिस इज टेकिंग टाइम, अगर हम लोग क्या कहते हैं माइटोसिस में हेप्लॉइड सेल के साथ शुरू कर रहे हैं तो उससे हेप्लॉइड ही सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे. मियोसिस में अगर सपोज फॉर एग्जांपल मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जहां पे एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनते हैं. तो अगर आप डिप्लॉयड यानी 2n से शुरुआत कर रहे हो तो 2n से शुरुआत करने के बाद n/2 नहीं होगा, n चार डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, सो Yes, ma'am. रिडक्शनल डिवीजन यानी डिप्लॉयड से हेप्लॉइड कर देगा. माइटोसिस में अगर आप डिप्लॉयड से शुरू करोगे तो दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनेंगे, हेप्लॉइड से शुरू करोगे तो दो हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लॉइडी लेवल. सो प्लॉइडी लेवल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पहले भी. बेसिकली the number of set of chromosomes which are present, the unique set of chromosomes which is present in an organism. तो जितनी उसकी कॉपीज आगे बढ़ती चली जाती हैं उतना ही हम प्लॉइडी लेवल उसको इंक्रीज करते चले जाते हैं. नेक्स्ट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ साइकिल इन प्लांट्स. तो प्लांट किंगडम आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में कर रखा है. तो वहां पर आपको बताया जाता है कि गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं. अगर नहीं भी पता है तो डू नॉट वरी, आज अभी की क्लास में थोड़ा थोड़ा हम उनको बीच में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वेटेज देख लो. 1 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब 1 to 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं. तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट या मेल या फीमेल या क्लब करके क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जैसे अगर आपको इतने माइक्रोस्पोर मदर सेल या इतने मेगास्पोर मदर सेल दे दिए तो उनसे कितने फंक्शनल मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. तो इस तरीके से क्लब करके क्वेश्चन आता है. ठीक है, यूजुअली आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो फ्लावर का एक स्ट्रक्चर मैं आपको रिवाइज कराऊंगी. फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड गायनोशियम के बारे में पढ़ेंगे. मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गेमेटोजेनेसिस ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास. सो सी, दिस इज अ क्विक recap which I am taking. I'm sorry. Okay, so see this. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक फ्लावर दिख रहा है. Now can you tell me the reproductive? Okay. सो देखो यहाँ पर एंड्रोशियम ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दैट इज yes, रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमेंस. ठीक है, ma'am. स्टेमेंस के बारे में अच्छा मैंने आपको पिछली क्लास में एक काम दिया था. मैंने आपको बोला था कि टेपिटम जो होती है एंथर की वॉल, उसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा. मैंने आपको पहले बोला था कि अगर हम दो ह्यूमन सेल्स, मतलब एक ह्यूमन सेल है उसमें दो न्यूक्लियस हैं, तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा. मैम वो डबल हम्म, प्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा देखो वो. डिप्लॉयड तो एक ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस वैसे ही है. यहाँ पर दो न्यूक्लियस आ गए भाई, ये भी 2n है ये भी 2n है. तो यहाँ पर या तो आप इस कंडीशन को 2n+2n लिखोगे, ठीक है, या फिर आप इसको 4n लिख दोगे. यूजुअली 2n+2n लिखते हैं लेकिन कई बार जब क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से 4n भी लिख देते हैं. अब जब मैंने आपको कल टेपेटम के बारे में बताया था तो देखो टेपेटम किन से मिलके बना है, प्लांट सेल से मिलके बना है. प्लांट सेल्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं या फिर प्लांट में डिवीजन होना शुरू हुआ लेकिन उसमें ढंग से जो है सेग्रीगेशन नहीं हुआ. तो वहां पर देखो अगर प्लांट सेल्स में फ्यूजन होकर के टेपेटम बनती है तो वहां पर देखो डिप्लॉयड सेल्स का ही फ्यूजन हो रहा है. सो इट वुड बी 2n, 4n, 6n, 3n पॉसिबल नहीं होगा.
ठीक है। अगर Yes, ma'am. डिप्लॉयड सेल्स का फ्यूजन हो रहा है तो 2n 4n 6n लाइकवाइज दिस, इस तरीके से फॉलो होगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इस चीज को कल के लेक्चर के लिए एक बार दोबारा से ध्यान में रख लेना। गॉट इट? Yes, ma'am. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर आज तो एंड्रोशियम हमने पढ़ लिया कि मेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन से रिप्रेजेंट करते हैं। कमिंग टू गाइनोशियम, गाइनोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्पल्स। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसी भी कार्पल के 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस रिसेप्टिव पार्ट, इसको थोड़ा सा लेबलिंग हम ठीक कर लेंगे, दिस रिसेप्टिव पार्ट दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा बेसिकली ये है, ये जो रिसेप्टिव पार्ट है दिस इज स्टिग्मा। और उसके अलावा दिस लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। और फिर नीचे जो ये बेस में आपका स्वोलन पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। ओके, सो नाउ यू हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड यू हैव ओवरी प्रेजेंट। Likewise this is stigma, Yes, ma'am. this is style, yes, and this is ovary, ठीक है। ओवेरियन कैविटी, इसी को हम लोग लोक्यूल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो ओवेरियन की ओवरी की जो ये कैविटी है, अब इस ओवरी में एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। सो यू कैन सी दिस मिडिल पार्ट, दिस इज योर प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा हो गई, ठीक है। दिस इज योर प्लेसेंटा। और अब इस प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं आपके ओव्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये ओव्यूल्स दिखा रखे हैं, दीज आर ओव्यूल्स अटैच टू दी प्लेसेंटा, ठीक है। और एंड्रोशियम के बारे में हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। फिलामेंट होता है, 2 एंथर लोब्स होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, कल मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था दैट द एंथर इज बाइलोब्ड, और क्या बताया था, इट इज मोनोथिकस और डाइथिकस। Dithecus. यस, एंड इट वाज Tetra. स्पोरेंजिएट। Sporangiate. टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है बच्चे, शुभजीत? I mean, one lobe contains 2 sporangiate. माइक्रोस्पोरेंजिया, वेरी गुड, ठीक है। तो एक 2 microsporangia are present. So in 2 lobes there would be 4 microsporangia present. Microsporangia basically refers to the pollen sacs, ठीक है। तो ये हमने कल की क्लास मतलब प्रीवियस क्लास का एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन था। नाउ पिस्टल कई तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। तो ये मैंने आपको जब पहले भी आपकी क्लास ली थी तो वहां पर भी मैंने इसको एम्फेसिस दिया था दैट दिस इज कवर्ड इन एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स। बहुत बार इससे पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। तो देखो, अगर किसी भी प्लांट में देखो, अगर हम एक फ्लावर को ड्रॉ करते हैं, मैं एक फ्लावर को ऐसे आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बेसिक सी टर्म्स में, ठीक है। ये मैं इसकी पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इसके स्टेमन्स हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर आपको केवल एक पिस्टल या एक कार्पल ड्रॉ करके दिखाया। अगर इस फ्लावर के पास केवल एक पिस्टल या एक कार्पल है तब हम इसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी। कार्पल या पिस्टल आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं लेके आना। अगर इस फ्लावर के पास केवल एक ही कार्पल प्रेजेंट है तब हम इसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी, ठीक है। अब वहीं पर अगर इसके पास मल्टीपल कार्पल्स है यानी मोर देन 1 कार्पल्स प्रेजेंट है तब ये बन जाता है मल्टी कार्पलरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ये मल्टी कार्पलरी कंडीशन दिख रही है, यहाँ पर ये दोनों कार्पल्स अलग अलग दिख रही हैं। कई बार ये दोनों कार्पल्स या अगर यहाँ पे 3-4 जितनी भी कार्पल्स हैं ये आपस में फ्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टी कार्पलरी की एक कंडीशन आपको यहाँ पर दिखा रखी है थ्रू दिस डायग्राम। सी दिस, दिस इज हिबिस्कस पिस्टल। हिबिस्कस के पिस्टल में आप यहाँ से देख सकते हो आपको कितने सारे इस तरीके से जो है स्टिग्मा भी दिख रहा है, स्टाइल भी दिख रहा है, ओवरी भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज अगेन मल्टी कार्पिलरी, दिस इज व्हाट, मल्टी कार्पिलरी। नाउ कमिंग टू दिस, अगर आपके पास पिस्टल्स जो हैं वो आपके पिस्टल्स जो हैं फ्री रहते हैं, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज एपोकार्पस कंडीशन। यानी ये जो पिस्टल या कार्पल है एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 कार्पल, ये एक एक कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो मैं ड्रॉ करी हूँ ये एक एक कार्पल है, रादर देन ड्रॉइंग इट लाइक दिस
ठीक है, इसको ऐसे ना ड्रॉ करने की जगह इन्होंने इसको ऐसे ड्रॉ कर रखा है लाइक दिस. सो दिस इज मल्टी कार्पलरी. ठीक है, और मल्टी कार्पलरी बहुत सारे कार्पल्स हो गए, एक दूसरे से फ्यूज्ड भी नहीं है, तो एपोकार्पस गाइनोशियम हो गया मिशेलिया का. ठीक है, नेक्स्ट सिनकार्पस कंडीशन. सिनकार्पस कंडीशन में ये जो पिस्टल्स या कार्पल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं. तो यहाँ पर आप देखो स्टिग्मा एक ही आपको दिख रहा है. ठीक है, एंड दिस इज सिनकार्पस ओवरी, एक पूरी कंप्लीट फ्यूज जो ओवरी आपको दिख रही है. ठीक है, so this is called as multicarpellary syncarpous pistil of Pepperweed. Got it? Clear? Yes. Okay. Now solve this question. A is 2. A is 2. Monocarpellary pistils free. No, ma'am, only single pistil is present. A is Okay. 3. A is 3. Okay. Yes. Solve your question. Solve it and give me answer. Final answer would be what? Are you making notes? Yes, ma'am. Okay. Now solve this question and give me the correct answer. इतना टाइम नहीं लेते शुभजीत, नीट का पेपर. You have to manage your time as well. You cannot take so much of time. This question is very simple. Monocarpellary single pistil. Multicarpellary pistils are more than one, yani 4. Apocarpus pistils will be free or fused? Free. So 2. Syncarpus would be pistils fused. What would be the correct option? Option number B. Okay, got it? Yes, ma'am. Okay, so please, okay, डन. सो Yes, यू हैव टू बी क्विक. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, हमें टाइम भी मैनेज करना सीखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक को हम रिफर कर रहे थे. इसको हम क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजियम. शुभजीत प्लीज इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम हम पॉलन सैक को बोल रहे हैं. इस पॉलन सैक के अंदर आपका मेल गेमिटोफाइट बन रहा है. क्या बन रहा है? मेल गेमिटोफाइट विच इज पॉलन ग्रेन. ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर आपको याद होगा एक वेजिटेटिव सेल था, 2 जनरेटिव सेल थे. जनरेटिव सेल के इन 2 न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं? मेल गैमीट्स, है ना? Yes, यही था. ma'am. तो नाउ सी दिस, जैसे पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे, इसी तरीके से ओव्यूल को, यानी कि जो ये हमारी ओवरी थी, इस ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल, यानी यहाँ पर प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से अटैच्ड ये ओव्यूल, इस ओव्यूल को हम बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजियम. यानी इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीटोफाइट प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से मैं एक इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज योर प्लेसेंटा. प्लेसेंटा से मैं किस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ जिसको कि मैं ओव्यूल के साथ अटैच कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल. सो फ्यूनिकल इज बेसिकली अ स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा. ठीक है, अब ये जो ओव्यूल होता है, ठीक है, अब ये फ्यूनिकल आकर के इस ओव्यूल के साथ मिल रहा है. सो द पॉइंट ऑफ Yes. कांटेक्ट, अब देखो ये फ्यूनिकल, यस फ्यूनिकल आके मिल रहा है. सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर आकर के ये फ्यूनिकल फ्यूज हो रहा है विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. ठीक है, सो हाइलम इज बेसिकली द रीजन वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड विद द फ्यूनिकल. ठीक है, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए. नाउ Yes, नेक्स्ट, ma'am. ओव्यूल के सेंटर में, ठीक है, सो इन द ओव्यूल, so I'm just taking a different, let's take highlighter. So yes, so now I am drawing it. So in the center of the ovule you have a mass of cells present. Okay, this mass of cells which I am drawing with yellow, okay, are you able to see this yellow color or should I choose a different color? I'll choose a different color. This is the mass of cells.
Okay, this mass of cells which is present in the center of ovule, this is called as nucellus. ठीक है, so in the center of the ovule you have a mass of cells present which is called as nucellus. इस न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करने के लिए यू हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द आउटर protective covering and this is the inner protective covering, like this. Similarly here, these are the protective coverings. These protective coverings are called as outer integuments and inner integuments. Okay, so outer integuments and inner integuments. You have integuments, the protective covering. Nucellus we have covered, the body of ovule, and where is integuments? Yes, so the protective covering which are covering the nucellus. यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपको बुक में भी देखने के लिए मिलता है. देखो, हम लोग ये बोल देते हैं इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पे मोनोटेगमिक या बाईटेगमिक. ठीक है, बाईटेगमिक बेसिकली रिफर करते हैं अगर किसी ओव्यूल के पास दो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं. कई ओव्यूल्स के पास केवल एक इंटेग्यूमेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं मोनोटेगमिक. दो होती हैं तो बोलते हैं बाईटेगमिक. यहाँ पर जो मोस्टली एंजियोस्पर्म वाले ओव्यूल्स होते हैं उनके पास यूजुअली दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, सो दे आर मोस्टली बाईटेगमिक. ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, now again coming to this, अब जहां पर ये इंटेग्यूमेंट्स आर एनसर्कलिंग और दे आर प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लियस, बट देयर इज अ पॉइंट यू कैन सी वेयर द इंटेग्यूमेंट्स आर नॉट कवरिंग द न्यूक्लियस. दिस इज द पॉइंट. You can see from here. This is the point where the integuments, they are not covering the nucellus. This point is called as micropyle. So it is the small opening where integuments are absent over the nucellus, or you can say that this small opening formed by integuments over the nucellus. Got it? Yes, ma'am. Now, the basal part of the ovule is called, now opposite to the micropyle, the end of the ovule opposite to the micropyle, that is always called as chalaza. Chalaza or chalazal pole. Okay, so this is your chalaza. Now what will happen inside this nucleus? ठीक है, nucellus. Nucellus हम किसको बोल रहे हैं? nucellus is present inside the megasporangium which is ovule. जैसे microsporangium हम बोल रहे थे, ठीक है, हम उसको बोल रहे थे microsporangium pollen sac को, इसी तरीके से ovule को हम बोल रहे हैं megasporangium. इसके अंदर अब जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, यानी ओव्यूल के अंदर अब जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. ठीक है, यहां पर पॉलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेटोफाइट बोल रहे थे, यहां पर हम एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. गॉट इट? Yes, ma'am. So this embryo sac is present in the center. So now I am highlighting it with a different color. So this is the embryo sac which is present in the center of the nucellus. So embedded in the nucellus, you have your embryo sac present, which is the female gametophyte. Okay, so you can see from here, female gametophyte located in the nucellus. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now solve this question. Ma'am, A is hyaline. Okay, label it yourself and then tell me. Label it yourself and then tell me. And option D. Label करो एक एक parts को. E is hyaline. B is Yes. panicle. A is Hyaline. A is hilum. Okay. A is hilum. Okay, तो B और D दो ऑप्शन तो हमें पता चल गए. ऑप्शन नंबर B फ्यूनिकल, ये भी हमें पता चल गया. See, I am telling you the trick. How do we get to the question very fast? Okay.
अब हमें पता है सी इज माइक्रोपाइल. ओके, सो सी इज माइक्रोपाइल इन दिस ऑप्शन. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी. यस, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी. देखो मैंने बाकी आंसर्स चेक भी नहीं किए, मैंने बाकी कोई ऑप्शन चेक नहीं किया. सबसे पहले मैंने ऑप्शन नंबर ए देखा. हाइलम मुझे केवल ऑप्शन नंबर ए, ये हाइलम मुझे केवल यहाँ पर दिख रहा था और एक इसमें देख रहा था. इन दोनों को चेक किया, फिर बी चेक किया, कॉमन था. सी मुझे जैसे ही पता चला यहाँ पर चलाजल है और मुझे यहाँ पे सी पता चला माइक्रोपाइलर है, सो मुझे पता चला दिस वाज द करेक्ट आंसर. बाकी पूरा मिलाने की जरूरत भी नहीं रही. ठीक है. So Shubhranshu, this is how, sorry, Shubhoji, that is how you solve the questions. Got it? इस तरीके Yes, से ma'am. हम टाइम सेव करते हैं नीट में. Now solve this question next. Ma'am, option A. A or yes, A only, ma'am. Okay, option number A. Okay, male gametophyte हम किसे बोलेंगे? Ovule, pollen grain. Very good. Female gametophyte? Ovule. No, female gametophyte would be embryo sac. Yes, embryonic sac. Megasporangium, ovule, and D ovarian cavity, locule. Your answer was right. Why are you getting confused? Your answer was right. Yes, option number A is the correct answer. Okay, option number A is the correct answer. Got it? Yes, ma'am. Okay. Now let's see how is megasporogenesis happening. ठीक है, तो अब देखो, अब एक वापस से एक ब्रोडर पिक्चर इमेजिन करो. मैं थोड़ा सा इसको zoomed in वर्जन दिखाऊंगी आपको. Oh sorry, I'll draw an ovule rather. ठीक है, देखो हमने इस तरीके से एक ओव्यूल हम दिखा रहे हैं. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग जस्ट वन ओव्यूल लाइक दिस. Okay, this was your ovule attached, fused with the body. This was your micropylar end. Okay, and this was your chalazal end. Got it? Yes, अब ma'am. यहाँ पर जो बीच में बच्चे mass of cells present है, I'll take a different color. So this was the mass of cells which is present in the center. This mass of cells we were calling it as, इस mass of Nucleus. cells को nucellus, not nucleus. कहाँ चले गए? एनिमल सेल नहीं जा रहे हैं हम. ये क्या है? nucellus. ठीक है, nucellus. ये nucellus is the mass of cells which is present in the center. Now what will happen? Suppose in this, ठीक है, now this nucellus has several cells in it. So one of the cell at the micropylar end, okay, I'm not going towards the chalazal end, I'm going towards the micropylar end. So one of the cells of the micropylar end, okay, this cell will become enlarged, this will become mature, and this cell serves as the megaspore mother cell. So always remember that the nucellus or the ovule, okay, the ovule generally differentiates one megaspore mother cell at the micropylar end. Okay, micropylar end पे nucellus का एक cell बड़ा हो जाएगा. It will act as megaspore mother cell. So now you can see from here, this is the मेगास्पोर मदर सेल. और उस मेगास्पोर मदर के सेल के आसपास अब ये सारे जो छोटे छोटे मैं सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर ऑल न्यूसेलस सेल्स. ओके, इनको मैं येलो में नहीं ड्रॉ कर सकती थी वरना आपको समझ में नहीं आता. दीज आर ऑल न्यूसेलस सेल्स. तो सी, अब ये सारे जो ये छोटे छोटे सेल्स आपको आसपास दिख रहे हैं, दीज आर ऑल न्यूसेलस सेल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग शुभजीत? Yes, Okay, ma'am. these are all nucellus cells. Okay, now what will happen? So see, ये megaspore mother cell में, this is megaspore mother cell. Now this megaspore mother cell will undergo meiosis. ठीक है, so first meiotic divisions, two megaspores are formed. So this is first megaspore and this is second megaspore. Now second meiotic division would take place and now there would be four megaspores formed. This is second one, this is third one, and this is fourth one. Out of these, three would degenerate. So out of these, three would degenerate and only one will remain functional.
Okay, so 3 are getting degenerated. However, only the 1 is remaining functional. अब आप लोग याद करो, जब मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था, वहां पर जो पॉलन सैक था उसका हर सेल ही माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ Yes. पर एक ओव्यूल के अंदर केवल एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली 1 मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट विच इज नाउ अंडरगोइंग मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। और फिर उन 4 में से भी 3 डीजनरेट कर गए and only 1 remains functional. Got it? Yes, ma'am. So now solve this question. सबसे पहले बाहर क्या होगा? न्यूसेलस। ठीक है, सबसे पहले बाहर क्या आएगा? न्यूसेलस। फिर न्यूसेलस का एक सेल बना क्या? मैच्योर होके मेगास्पोर मदर सेल। मैम फिर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल बना, फिर उस एक मेगास्पोर मदर सेल ने कौन सा डिवीजन किया? मायोटिक डिवीजन मैम। मियोटिक डिवीजन, यस। फिर मियोटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर्स बने, उनमें से भी 3 डीजनरेट हो गए, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रह गया। तो मेगास्पोर टेट्राड बना, फिर एक मेगास्पोर बना फंक्शनल। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे फीमेल गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक को बनाएगा। ठीक है, सो वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट, वेरी सिंपल। अरे केवल मेगास्पोर तक, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर तक बनने की बात हो रही है। मैम मियोसिस। Meiosis, yes, very good. Option number A, very good. Now, let's come to the next part, which is microgametogenesis. Okay, तो अब ठीक है, अब शुभजीत एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूं, मैं फिर से रिकॉल करा रही हूं, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। अगेन आई एम ड्रॉइंग वन ओव्यूल, ओके, सॉरी, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम। यहां पर बहुत सारा न्यूसेलस प्रेजेंट था, दिस वाज ऑल न्यूसेलस। ठीक है, तो अब मैं न्यूसेलस के सेल्स को रादर देन दिस मैं इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। दिस वाज द मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट विच वाज न्यूसेलस। ठीक है, इस न्यूसेलस में से एक सेल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग दिस वुड बी स्मॉलर सेल्स, एक सेल बड़ा हो जाएगा टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज नाउ सर्विंग एज मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ तो 1 2 3 4 मेगास्पोर्स बने, 3 डीजनरेट हो गए, केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, दिस इज 1 मेगास्पोर विच इज फंक्शनल, फॉर एग्जाम्पल। गॉट इट? यहां तक यस समझ में मैम। आया है ना? अब हम क्या कर रहे हैं? सो नाउ वी आर डूइंग व्हाट? ओके, सो ये हमने दिखा दिया। अब हम इस एक मेगास्पोर, अब जो ये एक मेगास्पोर बना, हम इसके अंदर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसा डेवलपमेंट होता है। सो नाउ दिस वाज दी 1 मेगास्पोर। मेगास्पोर के पास ऑब्वियसली एक ही न्यूक्लियस होगा। अब इसमें रिपीटेटिव माइटोटिक डिविजन्स होंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ शुभजीत, पहले तो मेगास्पोर मदर सेल जो था उसका प्लॉइडी लेवल 2n था, उससे यस 4 मेगास्पोर्स बने थे। डिवीजन कौन सा हुआ था? मियोटिक, मैम। मियोसिस। इनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा हर मेगास्पोर का? एन। वेरी गुड, एन होगा। अब अगर एन प्लॉइडी लेवल का माइटोसिस होगा तो फिर आगे प्लॉइडी लेवल क्या ही रहेगा? क्या रहेगा प्लॉइडी एन। लेवल?
एन N ही only. रहेगा। यस, सो हर बारी जो नया न्यूक्लियस बन रहा होगा उसका प्लॉइडी लेवल एन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ तो एक न्यूक्लियस से दो बन गए, दूसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ तो दो न्यूक्लियस से चार बन गए, तीसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ तो अब चार न्यूक्लियस से आठ बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, so in total how many mitotic divisions are occurring? 3 3. mitosis, okay, to generate 8 nucleus, 8 फ्री न्यूक्लियस बन गए। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, केवल अभी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अब यहां पर फाइनली ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये अपने आप को अरेंज करेंगे। सो हाउ विल दे अरेंज देमसेल्व्स? 3 nucleus will go to the micropylar end, 3 nucleus will go to the chalazal end, and 2 nucleus would remain at the center। ठीक है, तो जो दो सेंटर वाले न्यूक्लियाई थे उनको तो हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई, लाइक दिस। ओके, वी आर कॉलिंग इट एज पोलर न्यूक्लियाई। अब जो ये माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड पे गए उनको देखते हैं वो कैसे बने। तो यहां पर देखो उल्टा कर दिया, माइक्रोपाइलर एंड वाले यहां दिखा रखा था, अब माइक्रोपाइलर एंड में यहां दिखा रही हूँ। ठीक है, सॉरी। सो व्हाट विल हैपन, अब ये जो न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पे चले गए, उनके आसपास जो है मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर 3 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस तो बनेगा एग सेल, और बाकी 2 न्यूक्लियस अपने आसपास मेम्ब्रेन डेवलप करके क्या बन जाएंगे? सिनर्जिड्स। ओके, सॉरी। सो यस, now one egg cell and 2 synergids are present at the micropylar end. Now synergids have special cellular thicknings present, ये कुछ thicknings present होती है at the synergids, at the entry of synergids. These are called as filiform apparatus. Okay, इनका काम क्या होता है? They guide the entry of pollen tube into the एम्ब्रियो सैक। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेंगे। तो यहां से हमें ये भी पता चल गया कि पॉलन ट्यूब जो एंट्री लेगी वो माइक्रोपाइलर एंड से लेगी। ठीक है, कई बारी पॉलन ट्यूब जो है एंट्री माइक्रोपाइलर एंड के अलावा कहीं और जगहों से भी ले सकती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, यहीं पर ही बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोरोगैमी, पोरोगैमी क्या होता है कि जो आपकी पॉलन ट्यूब है वो यहां से एंटर कर रही है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। एक होती है चलाजोगैमी, चलाजोगैमी में जो पॉलन ट्यूब होती है वो चलाजल एंड से एंटर करती है। एक होती है मीजोगैमी, मीजोगैमी में जो पॉलन ट्यूब होती है वो यहाँ इस तरीके से इंटेग्यूमेंट्स से क्रॉस होते हुए एंटर होती है, थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, इस तरीके से। सो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट मोस्टली पोरोगैमी सबसे ज्यादा फॉलो होती है, दैट इज थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, अब दो सेंटर में रह गए पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दोनों फ्यूज्ड नहीं है, सेपरेटेड प्रेजेंट है। नाउ एट द चलाजल एंड जो 3 न्यूक्लियाई थे वो तीनों अपने आसपास मेम्ब्रेन डेवलप करेंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। गॉट इट? तो क्या हुआ? 3 + 2 + 3, 3 एट चलाजल एंड, 2 इन द सेंटर एंड 3 एट द माइक्रोपाइलर एंड। गॉट इट? Yes, ma'am. सो व्हाट विल हैपन? फंक्शंस एक बार देख लेते हैं। तो देखो जो दो सिनर्जिड्स थे उनके पास फिलिफॉर्म अपैरेटस था, तो वो तो हमें पता चला गया कि पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। जो सेंट्रल सेल होता है, ये वाला जो सेंट्रल सेल होता है, ये सेंट्रल सेल बेसिकली क्या कर रहा है? ये सेंट्रल सेल बेसिकली एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और जो एग सेल होता है, ये वाला जो एग सेल है, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा इवेंचुअली। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं इस फीमेल गेमेटोफाइट यानी इस एम्ब्रियो सैक में टोटल कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है?
Shubhajit, how many nucleus are present in this female gametophyte or embryo sac? 8. So this is 8 nucleated. और कितने सेल्स हैं? तो देखो एक सेल ये, 2, 3, फिर 4, 5 और ये 6. Now seventh cell is this cell, central cell. Okay, so that's why it is 7-celled, 8 nucleated. The embryo sac is 7-celled, 8 nucleated. Got it? Yes, ma'am. Now इन अ नटशेल अब आपको फाइनली सब कुछ दिखा रखा है, ठीक है? तो ये देखो, ये आपका देखो वही जैसे मैं ड्रॉ कर रही थी ना, ये ओव्यूल था, ये इसकी इंटेग्यूमेंट्स हो गई, और यहाँ बीच में आपके पास एक मेगास्पोर मदर सेल बना था न्यूसेलस में से, और उनमें से एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 आपके फाइनली मेगास्पोर्स बने, 3 डीजनरेट कर गए और एक बचा फंक्शनल मेगास्पोर, जिसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिससे 8 न्यूक्लियस बने, और ये 8 न्यूक्लियस में से माइक्रोपाइलर एंड पे 3 चले जाएंगे जो कि 2 सिनर्जिड्स और एक एग बनाएंगे. जो चलाजल एंड पे जाते हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल्स, और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्री रहते हैं. सो नाउ व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस? न्यूसेलस तो प्लांट के ही सेल्स थे नॉर्मल. Diploid. 2n डिप्लॉयड. MMC मेगास्पोर मदर सेल. Mother cell is diploid. वेरी गुड, मदर सेल इज अगेन डिप्लॉयड. फंक्शनल मेगास्पोर मियोसिस के बाद बने तो Haploid. अब फीमेल गेमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क है. थिंक ऑन दिस एंड टेल मी दिस इन टुमारोज क्लास. ओके? Okay, ma'am. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. Now quickly increase your speed. Option A. Okay. What does the filiform apparatus do? See, it guides the pollen tube. Okay. Sorry. It helps in the entry of pollen tube into, okay, so yes, this is wrong. It guides pollen tube from a synergid to egg. No, it is basically guiding the entry of pollen tube into the synergid. Option number C. It brings about opening of the pollen tube. No, pollen tube की opening में थोड़ी help कर रही है. क्या कर रहा है? Synergid में उसकी entry को ensure कर रहा है. So the correct answer would be option number C. Okay? Okay, ma'am. Now, next question. ये तो मैंने लिख के भी बताया था. Ma'am, option B, 3 plus 2 plus 3. Very good. So the correct answer is option number B, 3 plus 2 plus 3. Yes, very good. Now, next question. Take your time. स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब करेक्ट है कि नहीं है? मैम इट इज ट्रू. स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है. आपको स्टेटमेंट नंबर 1 समझने में दिक्कत आ रही होगी. सी, स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है. मोनोस्पोरिक.
आप नाम से ही समझ जाओ, एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा होगा. यस, इवेंचुअली 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट. एक मेगास्पोर ही फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बना रहा है. ठीक है. सो इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स इट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. सो यस, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर correct, and statement 2 correctly explains statement 1. Got it? Yes, ma'am. Next question. Ma'am, option B. Very good. Option number B. 1 meiosis, 3 mitosis. Last. Ma'am, option D. Option number D. D. नो, डी. ए न्यूसेलस कैसे होगा बच्चे? ये तो मेगास्पोर मदर सेल है, सेंटर वाला. ये दिस इज मेगास्पोर मदर सेल. देखो ई दिखाई दे रहा है, वो एक जगह में वो ई दिखाई दे रहा है. ओके, दिस इज ऑप्शन. ओके, मेगास्पोर मदर सेल. ओके, कंफ्यूज हो गया. बी हो गया माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस हो गया ए. सी हो गया, 2 मेगास्पोर्स बन रहे हैं अभी यहाँ पे, तो माइक्रोस्पोर डायड. डी हो गया, 4 मेगास्पोर्स बन गए, तो माइक्रोस्पोर, सॉरी, दिस वुड बी मेगास्पोर. Yes, this would be megaspore. Okay, megaspore. This is all mega, not micro. This is all mega. Mega. Okay, megaspore dyad, megaspore tetrad. Finally, option number E. So you can see this. Okay, this is option number E is megaspore mother cell. Okay, no, A is nucellus. Oh yes, this would be the correct answer. Wait, I'm also getting confused with you. Wait. C, option number C. Okay, megaspore mother cell, correct. Option number B, micropylar end, correct. Option number C, yes, again microspore. So now this is megaspore dyad. Very good. ठीक है, correct. Option number D. So this is 4 megaspores. So megaspore tetrad. This would be megaspore tetrad. And finally, option number E. So these are all nucellus cells which are surrounding the megaspore mother cell. So it will be nucellus. Okay. So the correct answer would be option number C. The only thing is कि instead of microspore, they should be megaspores. Got it? Yes, ma'am. नाउ क्विक रिकैप. तो हमने देखा कि पॉलन मदर सेल में एक बार मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. चारों माइक्रोस्पोर्स इवेंचुअली मेल गेमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेट कराते हैं. एक मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड करता है तो उससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं. एक ही फंक्शनल फीमेल गेमेटोफाइट बनता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स कंक्लूड व्हाट ऑल हैव वी स्टडीड. तो हमने देखा कि न्यूसेलस के कौन से रीजन पे मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है? माइक्रोपाइलर या चलाजल? चलाजल. हाँ, शुभोजीत, माइक्रोपाइलर. यस बच्चे, ये बताया. मैंने ये बोला, ये न्यूसेलस था ना सेंटर में प्रेजेंट. न्यूसेलस के कौन से एंड पे मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है? माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड. यस. सो माइक्रोपाइलर एंड पे एक इवेंचुअली मेगास्पोर मदर सेल बनेगा न्यूसेलस में. ठीक है. और यहां से फिर फर्दर एमएमसी से मियोसिस होगा जिससे कि आपके 4 मेगास्पोर्स बनेंगे. 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक जो है फंक्शनल रहेगा और इवेंचुअली फिर इसी से ही 3 माइटोटिक डिविजन्स होके कौन सी स्टेट बनेगी? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक. ठीक है. तो यहां पर हमने समझ लिया. अब कल की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? सो टुमारो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिनेशन. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. 100% क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है नीट एग्जामिनेशन में यहां से आने की. नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन द प्लेटफॉर्म so that you can also get a feel that how
Are we going to solve questions on the platform? Okay, now No, I'm going to, yes. you know, but I'm going to ask you some questions. I know you know already. Okay, Wait, ma'am. have you got the credentials? Yes, ma'am. Are you practicing? Yes, ma'am. Okay, then tell me your proficiency in this sexual reproduction in flowering plants. Proficiency बताओ अपनी Ma'am, कितनी wait. आ रही I'm है just. बोलो. Ma'am, 1 minute, ma'am. Sexual reproduction in flowering plants. हम्म. It's 23.76. हाँ, कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हो? Ma'am, if I see the topic, it's flower, it's 54%. And pre-fertilization and structural event is 63%. ओके, तो अभी सबसे पहले यस फ्लावर और प्री फर्टिलाइजेशन इन दोनों की प्रोफिशिएंसी मुझे कितनी चाहिए? सो आई एम गिविंग यू टारगेट, ठीक है, बाय संडे अचीव इट. इन दोनों की प्रोफिशिएंसी मुझे 90% चाहिए, ठीक है. Okay. Flower and pre-fertilization, these two topics you have to master. So see, there are a lot of questions present, approximately 150 or more questions are present in pre-fertilization. You have to be very thorough, take your time, okay, and just do the concepts again and again and again. आप एक बार अटेम्प्ट करोगे, कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, डू नॉट वरी, उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर देखो, फिर उसके बाद जो है आप उनको नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हो सेम टेस्ट, तो पहले वही क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पिछले टेस्ट में गलत किए थे, ठीक है. तो हर बारी रिव्यू क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है. सो दिस इज योर टारगेट फॉर टुडे. अगर प्रोफिशिएंसी नहीं भी बढ़ी तो भी एक टाइम ऐसा आएगा, टिल द टाइम यू आर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप कि इस टॉपिक पे ये लिखा आएगा यू हैव सक्सेसफुली अटेम्प्टेड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. उस लेवल तक मुझे प्रैक्टिस चाहिए इन दो टॉपिक्स की टिल संडे. दैट्स इट. ओके. Okay. सो नाउ Yes, प्री ma'am. फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पे हम जाएंगे और प्रैक्टिस फॉर सिलेक्टेड टॉपिक्स. ओके, सो यहां पर देखो, स्पोर्स सीड फॉर्मेशन के लिए आपको पूछा गया है, सीड फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है. इसमें प्लांट किंगडम की भी नॉलेज है. प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ऑब्वियसली यस, बिकॉज हेटेरोस्पोरस होगा, यानी एक जैसे मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट बनेगा. Option number B, retention of megaspore within the megasporangium. Yes. And Yes. development of receptive areas, stigma for catching microspores. So what do you think would be the correct answer? All of the these. above? Yes, Okay. ma'am. मैं अभी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, सबमिट टेस्ट. So yes, we have successfully corrected this answer, मतलब this question is absolutely right. So इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है. एंड आई वांट योर इम्प्रूवमेंट, ओके, मुझे चाहिए इसमें इम्प्रूवमेंट टिल द नेक्स्ट टाइम. ओके ओके शुभजीत. Yes, ma'am. ठीक है, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे ओनली. सो डू यू हैव एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay, so bye bye, take care, I'll see you in next class. Till then, keep studying, keep solving questions on the platform, and stay hydrated, stay focused. All the best. Bye, ma'am. Bye Shubhajit.